हेलो सुनने वालों, आज की कहानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश को लेकर ना हमारे समाज में एक बहुत ही रोमानी सी तस्वीर बनी हुई है। बिल्कुल। मतलब जैसे ही आसमान में काले बादल घिरते हैं हम्म। तो लगता है कि बस अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, एकदम। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, ठंडी हवा और एक मीठा सा सुकून। बारिश को हमेशा एक खुशी और उम्मीद के नजरिए से ही देखते आए हैं, एक तरह का सिनेमाई नजरिया। सही बात है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यही बारिश वो खूबसूरत पर्दा फाड़ दे? अच्छा, मतलब किस तरह का पर्दा? मतलब हमारे अंदर जो सबसे भयानक अकेलापन छिपा है या जो सबसे कड़वी सच्चाई है, बारिश उसे ऐसे उघाड़ कर रख दे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा ख्याल है। हाँ। और आज हम इसी स्याह हकीकत पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम उर्दू साहित्य के महान लेखक सआदत हसन मंटो की एक बहुत ही चौंका देने वाली कहानी पर बात करेंगे। मंटो का नाम आते ही वैसे भी एक बेबाकी का एहसास होता है। बिल्कुल। कहानी का नाम है बारिश। और आज हम महज इसके प्लॉट पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे नज़ारे को, उस एहसास को एकदम जीवंत तरीके से महसूस करें। हाँ, ताकि ऐसा लगे कि हम खुद उस मूसलाधार बारिश में खड़े हैं। एकदम सही। तो चलिए सीधे उस कमरे में चलते हैं जहां से ये दास्तान शुरू होती है। जरा तसव्वुर कीजिए, बाहर घनघोर बारिश हो रही है। सावन की वो तेज बारिश। हाँ। और कहानी का जो मुख्य किरदार है तनवीर, वो अपने कमरे में बैठा है। बाहर एक बहुत बड़ा लॉन है जो पूरी तरह जलथल हो चुका है। पानी ही पानी। बिल्कुल। लॉन में 2 पेड़ हैं और उनके हरे पत्ते पानी की बौछारों से ऐसे झूम रहे हैं जैसे खुशी से नाच रहे हों। बाहर की दुनिया में एकदम जश्न का माहौल है। हाँ, और मंटो ने यहाँ एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है। वो क्या? कि तनवीर के फ्लैट के ठीक सामने एक टेलीफोन का खंभा गड़ा हुआ है, एक बेजान लोहे और लकड़ी का ढांचा। लेकिन तनवीर को वो बेजान खंभा भी मसरूर नजर आ रहा है। मसरूर मतलब खुश? हाँ, बेहद खुश और संतुष्ट। यार, मुझे यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन हुई थी पढ़ते वक्त। कैसी उलझन? मतलब तनवीर अंदर से इतना उदास है, मगमूम है, तो वो एक बारिश में भीगते हुए बेजान खंभे पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्या मंटो जानबूझकर उस धातु के टुकड़े को खुश दिखा रहे हैं ताकि तनवीर का दुख और बढ़ा लगे? बिल्कुल। मनोविज्ञान में ना हम इसे प्रोजेक्शन या कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अच्छा, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब जब कोई इंसान अंदर से पूरी तरह खाली और दुखी होता है ना, तो उसे बाहर की हर चीज अपने खिलाफ लगने लगती है। हाँ, ऐसा होता तो है। वो खंबा असल में खुश नहीं है। तनवीर की उदासी इतनी गहरी है कि उसे हर वो चीज जो इस बारिश का सामना कर पा रही है वो खुशकिस्मत लग रही है। समझ रहा हूँ। देखिए, सावन का महीना बिना बरसे गुजर चुका था। लोगों ने मस्जिदों में दुआएं मांगी थीं और अब जाकर छाजो पानी बरस रहा था। लेकिन तनवीर की जिंदगी कैसी थी? मंटो के शब्दों में कहूँ तो एक चटियल मैदान की तरह। बिल्कुल, एक बंजर जमीन जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। और ये सूखापन एक दिन में नहीं आया था। 2 साल पहले उसे सुरैया नाम की एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत हुई थी, जिसने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। हाँ, एकदम नकार दिया। और तनवीर ने उस तिरस्कार को मान तो लिया, लेकिन उस खालीपन को वो कभी भर नहीं पाया। ये जो 2 साल का सन्नाटा है ना, ये शांति नहीं है। तो क्या है? ये एक प्रेशर कुकर है। तनवीर ने अपनी इच्छाओं को, अपने अपमान को बहुत गहराई में दबा दिया है। और जब आप प्राकृतिक भावनाओं को ऐसे बलपूर्वक दबाते हैं तो वो खत्म नहीं होती। वो बस किसी चिंगारी का इंतजार करती हैं। एकदम सही। और वो चिंगारी उसे इस मूसलाधार बारिश में मिल जाती है। हाँ, सावन का ये उफान तनवीर को बाहर खींच ही लाता है। अब नज़ारा देखिए। वो बारिश का लुत्फ उठाने के लिए सिर्फ एक जांघिया पहनकर अपनी कोठी से बाहर निकलता है। सिर्फ एक जांघिया? हाँ, और वो अकेला बैठा एक बाल्की में पड़े आम चूस रहा है। आम चूसना। सब कुछ बहुत नीरस लग रहा है, लेकिन तभी पड़ोस की कोठी से लड़कियों की चीखें और ठहाकों की आवाजें आती हैं। और दोनों कोठियों के बीच क्या है? सिर्फ झाड़ियों की एक पतली सी दीवार। तनवीर आम चूसते हुए उस बाड़ के पास जाता है और फिर जो वो देखता है वो उसके पूरे वजूद को हिला कर रख देता है। मतलब 2 साल की दबी हुई प्यास के सामने अचानक पानी आ गया। बिल्कुल। पड़ोस के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं। उन्होंने महीन मलमल के कुर्ते पहने हुए हैं जो पानी में भीगकर उनके बदन से चिपक गए होंगे। एकदम। और तनवीर जो 20 साल का एक बेहद अनुभवहीन लड़का है, जिसने कभी औरतों को इस तरह से देखना पाप समझा था, आज उसकी नजरें
क्या कर रही हैं। क्या कर रही हैं? मंटो लिखते हैं कि उसकी नजरें उन लड़कियों के गीले बदन में अंगारे और बर्फे की तरह छेद कर रही हैं। बाप रे, अंगारे और बर्फे? यार ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगा मुझे। जो लड़का कल तक किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था, वो अचानक ऐसा बेकाबू कैसे हो गया? इस अचानक बदलाव को समझने के लिए हमें वापस उसी चटियल मैदान वाले रूपक पर जाना होगा। अच्छा। तनवीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसे कभी बाहरी दुनिया की हवा ही नहीं लगी। उसने खुद को एक ख्याली पवित्रता में कैद कर रखा था, जहां सुरैया एक देवी थी। बिल्कुल। और अब अचानक उस गीली मलमल और जवानी के उफान के रूप में रॉ डिजायर यानी कच्ची इच्छा उसके सामने आ खड़ी होती है। तो उसका वो कमजोर इम्यून सिस्टम इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये उसके अंदर बरसों से दबी कुंठा का विस्फोट है। वो शरीफ नहीं था, वो सिर्फ डरा हुआ और अनुभवहीन था। क्या बात है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो उन दोनों लड़कियों में से जो ज्यादा शरीरी है, मतलब जो ज्यादा शरारती और खूबसूरत है, उसे चुन लेता है। जो किसी जलपरी जैसी लग रही है ना? हाँ, उसका नाम है परवीन। हाँ। और यहाँ से तनवीर का दिमाग हकीकत को छोड़कर पूरी तरह से एक फिल्मी पटकथा लिखने लगता है। मतलब वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है। बिल्कुल। वो खुद को अशोक कुमार और दिलीप कुमार समझने लगता है। सोचता है कि कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत जैसी अभिनेत्रियां भी इस परवीन के आगे कुछ नहीं है। हमारे दिमाग की ये फितरत बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? जब हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है, तो दिमाग हमें बचाने के लिए एक सेफ स्क्रिप्ट घड़ लेता है, एक सुरक्षित कहानी। अच्छा। क्योंकि असल जिंदगी में तो उसे कोई तजुर्बा है नहीं रोमांस का। एकदम सही। इसलिए वो सिनेमा का सहारा लेता है। वहां हीरो हमेशा जीतता है, कोई रिस्क नहीं होता। उसने परवीन को एक इंसान नहीं, अपनी फिल्मी फैंटेसी की हीरोइन मान लिया है। और वो इस फैंटेसी में इतना डूब जाता है कि वो आम चूसना बंद कर देता है। कई रातों तक वो उन्हीं झाड़ियों के पास खड़ा रहता है, उस बारिश वाले नज़ारे को दिमाग में दोहराते हुए। हाँ। और फिर आखिरकार एक दिन जब वो अपने पिता की कार लेके निकल रहा होता है, तो परवीन उसे हाथ के इशारे से रोकती है। अब आमना सामना होगा। और तनवीर इतनी घबराहट में ब्रेक मारता है कि उसका सिर सीधे स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है। ये टक्कर सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये उसकी कल्पनाओं की हकीकत से पहली टक्कर है। बहुत खूब। लेकिन वो दर्द महसूस ही नहीं करता, क्योंकि परवीन कार के पास आती है। उसके होंठों पर गहरे सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी है। सुर्ख लिपस्टिक। वो मुस्कुराते हुए माफी मांगती है और लिफ्ट मांगती है। अब तनवीर, जो दिमाग में दिलीप कुमार बना बैठा था, हकीकत में बुरी तरह हड़बड़ा जाता है। जाहिर है, अनुभव तो है नहीं। और वह हड़बड़ाहट में सच उगल देता है। वो परवीन से कहता है कि मैंने तुम्हें बारिश में नहाते हुए देखा था जब मैं आम चूस रहा था। अरे बाप रे, सीधा यही बोल दिया। और इसके जवाब में परवीन जो कहती है, वो इस कहानी का सबसे जबरदस्त डायलॉग है। क्या कहती है वो? एक शरीर मुस्कुराहट के साथ परवीन पूछती है, आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते? ये लाइन तो सीधा निशाने पे लगी है। या मुझे ये बताइए कि मंटो इतने गंभीर सीन में फलों को खाने के तरीके पर क्यों आ गए? ये आम वाली बात इतनी अजीब और गहरी क्यों लगती है? क्योंकि ये सवाल आम के बारे में है ही नहीं। तो फिर? ये तनवीर के बचपने और उसकी अपरिपक्वता पर किया गया एक सीधा तंज है, एक सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा। हाँ, आप खुद सोचिए, आम चूसना एक बहुत ही बच्चों जैसी बेतरतीब और छुपकर की जाने वाली हरकत है। हाँ, हम घर के कोने में बैठ के खाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आम को छीलना, उसे काटना, इसके लिए आपको औजार चाहिए, एक सलीका चाहिए और परिपक्वता चाहिए। ओहो, तो मतलब परवीन ये कह रही है कि तुम दूर झाड़ियों के पीछे छुपकर मेरी जवानी का रस तो लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हकीकत का सामना करने की या इस रिश्ते को काटने की हिम्मत नहीं है। एकदम सही समझे आप। और इसी एक सवाल से ना दोनों के बीच का शक्ति संतुलन पूरी तरह पलट जाता है। हाँ, तनवीर को लग रहा था वो शिकारी है, लेकिन परवीन ने बता दिया कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। उसका वो आत्मविश्वास, उसकी सुर्ख मुस्कुराहट ये साफ कर देती है कि तनवीर महज एक कठपुतली है। और तनवीर पूरी तरह भौंचक्का रह जाता है। वो घबराकर बात बदलता है और पूछता है कि आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? और परवीन का जवाब क्या होता है? वो कहती है, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वहीं मेरी मंजिल होगी। ले लीजिए। ये लाइन तनवीर के लिए एक और बड़ा ख्याली जाल बन गई। बिल्कुल। उसे लगा कि उसे उसकी मंजिल मिल गई। उसे लगता है ये एक रोमांटिक सरेंडर है। हाँ, उसे लगता है परवीन ने खुद को सौंप दिया है। और इसी गलतफहमी में, जज्बात में आकर तनवीर कार रोकता है, परवीन को अपनी बाहों में लेता है और इसके होठ चूम लेता है। उसे लगता है जैसे वो कोई लजीज आम चूस रहा हो। लेकिन जो बात मुझे यहाँ हैरान करती है वो ये है
कि परवीन कोई विरोध नहीं करती। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ना वो घबराती है ना थप्पड़ मारती है। एक अनजान लड़का कार में ऐसी हरकत कर रहा है और वो एकदम शांत है। क्या ये मंटो से कोई चूक हुई है? नहीं नहीं, मंटो कभी ऐसी गलती नहीं करते। परवीन का विरोध न करना ही तो कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। मतलब? जैसे ही वो चुंबन खत्म होता है तो तनवीर क्या करता है? उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो डर जाता है और संजीदा होकर पूछता है, आपको कहाँ जाना है? और परवीन बिना किसी शिकन के उसे जगह बता देती है। हाँ, और जब कार वहां पहुंचती है तो तनवीर को पता चलता है कि वो जगह कोई आम मोहल्ला नहीं है। वो एक रंडियों का चकला है, एक ब्रोथल। जी। यहां आकर तनवीर के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। परवीन कार से उतरती है, अपने कूल्हे मटकाकर ठेठ कसबियों वाले अंदाज में कहती है, शाम को मैं यहां होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि उसने विरोध क्यों नहीं किया। मतलब उसके लिए ये कोई रोमांस था ही नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पेशेवर ट्रांजैक्शन था। तनवीर जिसे एक पवित्र और फिल्मी पल समझ रहा था, वो एक सेक्स वर्कर की दिनचर्या का एक मामूली सा हिस्सा था। बाप रे, एक बिकाऊ सच्चाई। इसने तो तनवीर की आत्मा को ही झकझोर दिया होगा। हाँ, मनोविज्ञान में इसे हम मडोना होर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जहां इंसान औरतों को या तो देवी मानता है या फिर पूरी तरह से पतनशील। बिल्कुल, तनवीर की पवित्र रोमांटिक कल्पना और परवीन की व्यावसायिक वास्तविकता का ये टकराव ही तो इस कहानी की जान है। ये टकराव इतना भयानक है कि कहानी के आखिरी दृश्य में जब तनवीर भौचक्का सा अपनी कार की तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि उसकी मोटर भी एक कस्बी है, एक वेश्या है जिसे वो रोज चलाता है। और कार की लाल बत्ती? हाँ, वो लाल बत्ती उसे परवीन की लाल लिपस्टिक जैसी लगती है। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब अपनी कार को वेश्या मान लेना। हाँ, जब इंसान का कोई बहुत गहरा भ्रम टूटता है और वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो उस दर्द को आसपास की सुरक्षित चीजों पर थोप देता है। समझ रहा हूँ। कार तनवीर के नियंत्रण का प्रतीक थी, लेकिन परवीन ने उसी कार में उसके नियंत्रण की धज्जियां उड़ा दी। क्या बात है। और इसी टूटे हुए भ्रम के साथ तनवीर वापस अपनी कोठी लौट आता है। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन तनवीर बेहद दुखी है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। देखिए, जो बारिश शुरुआत में एक शारीरिक इच्छा और जवानी का उफान ला रही थी, वही बारिश अब तनवीर के गहरे दुख का प्रतीक बन गई है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे इस बारिश में तनवीर का बचपन और उसकी मासूमियत हमेशा के लिए धुल गए हों। यह आखिरी दृश्य वाकई दिल बैठा देता है। मंटो की यही तो खासियत है, वो हमारी दबी हुई भावनाओं को हकीकत के आईने में एकदम नंगा कर देते हैं। सही कहा आपने। इस चर्चा ने तो सच में अंदर तक झकझोर दिया। और आखिर में मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या तनवीर को सच में परवीन से प्यार हुआ था, या फिर वो सिर्फ प्यार के उस ख्याल से प्यार कर बैठा था जो उसके अपने अकेलेपन और बारिश के मौसम ने बुना था? बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ, हम अपनी असल जिंदगी में भी कितनी बार दूसरों पर अपनी फैंटेसी थोप देते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तो दोष किसे देते हैं, उस इंसान को या अपनी खोखली कल्पना को? सच में सोचने वाली बात है। तो सुनने वालों, इस गहराई तक कहानी में हमारे साथ उतरने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस ऑडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबा दें। बिल्कुल, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।